आप एक ऐसे सर्विस होल्डर हैं जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपनी सेविंग अकाउंट को मेंटेन नहीं कर रहे हैं या फिर अभी तक आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना एक सेविंग अकाउंट खुलवा ही नहीं है और आपकी जो भी सैलरी अकाउंट है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नहीं है बल्कि किसी भी दूसरे बैंक में आप मेंटेन कर रहे हैं। सैलरी अकाउंट वो अकाउंट होती है जहां पर हर महीने आपकी सैलरी क्रेडिट कर दिया जाता है और उस अकाउंट को हम सैलरी अकाउंट कहते हैं। तो आपकी जो भी सैलरी अकाउंट है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नहीं है बल्कि किसी भी दूसरी नेशनलाइज्ड बैंक या फिर प्राइवेट बैंक या फिर कोऑपरेटिव बैंक में आप मेंटेन कर रहे हैं और आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक पर्सनल लोन अप्लाई करना है। तो नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है, स्टेट बैंक अपनी जो पर्सनल लोन स्कीम है उसके तहत उन लोगों को ही पर्सनल लोन देती है जो अपने अकाउंट को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन जो सर्विस होल्डर अपनी अकाउंट जो अपनी सैलरी अकाउंट है उसे मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो उनको पर्सनल लोन देने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक अलग से एक स्कीम है और इस स्कीम को कहा जाता है SBI कस्टमाइज्ड पर्सनल लोन स्कीम। और इस स्कीम के तहत वो सर्विस होल्डर जो अपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपनी जो भी सैलरी अकाउंट है उसे मेंटेन नहीं कर रहे हैं वो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अपनी एक पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं और लोन की अमाउंट को अवेल भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको SBI कस्टमाइज पर्सनल लोन स्कीम के बारे में सारी की सारी जानकारी देने वाला हूं। आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके बेनिफिट, इंटरेस्ट रेट और जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले बातें कर लेते हैं SBI कस्टमाइज पर्सनल लोन स्कीम की एलिजिबिलिटी के बारे में। जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे कहा, ये एक ऐसी पर्सनल लोन स्कीम है जो सिर्फ और सिर्फ उन सर्विस होल्डर्स के लिए है जो अपनी सैलरी अकाउंट को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर बाकी किसी भी दूसरे बैंक में मेंटेन कर रहे हैं। मतलब अगर आपकी सैलरी अकाउंट किसी दूसरे बैंक में है और आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक पर्सनल लोन अप्लाई करते हैं अंडर SBI कस्टमाइज पर्सनल लोन स्कीम, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको एक पर्सनल लोन प्रोवाइड कर देगी। यहाँ पर जो मिनिमम एज रखी गई है लोन अप्लाई करने की वो रखी गई है 21 साल और जो मैक्सिमम एज रखी गई है वो रखी गई है 58 ईयर। मतलब 21 साल से नीचे का व्यक्ति और 58 साल से ऊपर का व्यक्ति इस लोन स्कीम के तहत अपनी लोन को अप्लाई नहीं कर सकता। जो मिनिमम लोन अमाउंट रखी गई है वो रखी गई है 24,000 रुपये और जो मैक्सिमम लोन अमाउंट रखी गई है वो रखी गई है 20 लाख रुपये या फिर 24 टाइम्स ऑफ NMI। NMI का मतलब है नेट मंथली इनकम। यहाँ पर अगर आपकी नेट मंथली इनकम 1 लाख रुपए है तो 24 टाइम ऑफ नेट मंथली इनकम हो जाती है 24 लाख रुपए। तो उस सिचुएशन में आपकी जो मैक्सिमम एलिजिबिलिटी लोन अमाउंट हो जाएगी वो हो जाएगी 24 लाख रुपए। यहाँ पर और एक फैक्टर आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर आपकी जो भी लोन अमाउंट होगी वो EMI NMI रेशियो के हिसाब से आपकी जो भी EMI होगी वो आपकी जो भी ग्रॉस इनकम है उस ग्रॉस इनकम की 50 टाइम्स ही होनी चाहिए। मतलब आपकी से पकड़ लीजिए ग्रोस सैलरी है 1 लाख रुपए और आपकी जो भी EMI आता जाती है वो आ जाती है 60,000 रुपये। तो यहाँ पर आपको लेकिन लोन नहीं दिया जाएगा, आपको वही अमाउंट लोन के तौर पर दिया जाएगा जो आपकी EMI NMI रेशियो 50% को कवर कर जाती है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर आपकी सैलरी है 1 लाख रुपये तो आप मैक्सिमम कटौती कर सकते हैं एज ए EMI अपनी जो भी सैलरी है वहाँ से वो 50,000 रुपये। तो 50,000 रुपये के अंदर आपकी जो भी लोन अमाउंट आएगी वही लोन अमाउंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे आपकी लोन की एलिजिबिलिटी जितनी भी हो। यहाँ पर जो मिनिमम जो यहाँ पर सैलरी रखी गई है अप्लाई करने की वो रखी गई है 15,000 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी अगर सैलरी 15,000 रुपये हर महीने से नीचे है तो आप SBI कस्टमाइज पर्सनल लोन स्कीम के तहत अपनी लोन को अप्लाई नहीं कर सकते। और जो यहाँ पर मिनिमम सर्विस एज रखी गई है वो सर्विस एज रखी गई है 1 साल। सर्विस एज का मतलब है आपने जब से अपनी नौकरी को ज्वाइन किया है और इस लोन को आप जब अप्लाई कर रहे हैं तो उसके बीच का डिफरेंस 1 साल से ऊपर का होना चाहिए। आपसे पकड़ लीजिए अभी आपने नौकरी ज्वाइन की है और 2 महीने बाद इस लोन को अप्लाई कर रहे हैं तो बैंक आपको लोन प्रोवाइड नहीं करेगी। बैंक आपको लोन उसी समय प्रोवाइड करेगी जबकि आपकी जो भी नौकरी है वो 1 साल या फिर 1 साल से ज़्यादा हो चुकी हो। तो मेनली यही है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस पर्सनल लोन को लेने की। अब चलिए बातें कर लेते हैं रीपेमेंट पीरियड के बारे में और चलिए लास्ट में आपको मैं ये भी बताऊंगा आखिर कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं।
अब बातें कर लेते हैं रीपेमेंट पीरियड की। जी, यहाँ पर जो मिनिमम रीपेमेंट पीरियड रखी गई है वो रखी गई है 6 महीने, और जो मैक्सिमम रीपेमेंट रखी गई है वो रखी गई है 6 साल यानी कि 72 महीने, या फिर आपकी जितनी भी नौकरी बची हुई है वो नौकरी बचे हुए महीने से पकड़ लीजिए। एक 58 साल का व्यक्ति की नौकरी तो अभी 2 साल की ही है, तो यहाँ पर उनकी जो मैक्सिमम टेन्योर हो जाएगी वो हो जाएगी 24 महीने, जो कि है 2 सालों की। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर कुछ पेनल्टी भी है और यहाँ पर कुछ चार्जेस भी है जो आपको पे करने पड़ते हैं। पहला है प्रोसेसिंग फ़ी। प्रोसेसिंग फ़ी यहाँ पर रखा गया है 1.5%, 1.50% जो भी आपकी लोन अमाउंट होगी उस पर। और जो दूसरी चार्ज है वो चार्ज है यहाँ पर पेनल इंटरेस्ट। अगर आप किसी भी समय डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, आपकी जो भी लोन है वो डिफ़ॉल्ट हो जाती है, यानी कि आप उस लोन को अभी पे नहीं कर पा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में बैंक आपकी जो भी लोन अमाउंट है वहाँ पर 2% डिफ़ॉल्ट पेमेंट के तौर पर, पेनल इंटरेस्ट के तौर पर लगा देगी। तो ये एक एक्स्ट्रा चार्ज है जो आपको पे करना पड़ेगा अगर आप अपने लोन को अच्छी तरह से नहीं चला रहे हैं। और जो तीसरी चार्ज है वो है यहाँ पर प्रीमेच्योर क्लोजर चार्ज। प्रीमेच्योर क्लोजर का मतलब है आप अपनी जो भी टेन्योर है उससे पहले ही अपनी लोन को क्लोज कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपकी जितनी भी लोन अमाउंट बची हुई है उस पर आपको 3% एज ए प्रीमेच्योर क्लोजर चार्ज पे करना है। लेकिन अगर आप एक दूसरी लोन ले रहे हैं और उस दूसरी लोन को लेते समय इस लोन को क्लोज कर रहे हैं, तो उस समय आपको प्रीमेच्योर क्लोजर चार्जेस नहीं पे करना पड़ेगा। इस लोन को लेते समय आपको कुछ डॉक्यूमेंट बैंक में सबमिट करने पड़ेंगे। जो पहला डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा वो है आपके ITR रिटर्न। उसके बाद आपको सबमिट करना है आपकी जो भी सैलरी अकाउंट है उस सैलरी अकाउंट की लास्ट 6 महीने की स्टेटमेंट, जो आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है वो। आपकी 3 महीने की जो लास्ट 3 महीने हैं उस लास्ट 3 महीने की आपकी जो भी सैलरी स्लिप है वो। उसके बाद आपको 2 कॉपी फोटोग्राफ भी सबमिट करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको एक एड्रेस प्रूफ और एक आइडेंटिटी प्रूफ से पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड और पैन कार्ड या फिर वोटर ID कार्ड आपको सबमिट करना है एज ए KYC डॉक्यूमेंट। इन डॉक्यूमेंट को आपको सबमिट करने के बाद आप लोन को अप्लाई कर सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाकर। और आखिरी में चलिए बातें कर लेते हैं आखिर कौन कौन से ऐसे सर्विस होल्डर है जो इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर क्वाजी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आप किसी भी सेंट्रल या फिर स्टेट PSUs में नौकरी कर रहे हैं, आप कोई भी कॉरपोरेट में नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो पब्लिक या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हो, या फिर आप किसी भी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि IIM हो, IIBM हो या फिर IITs हो, तो वहाँ पर अगर आप नौकरी कर रहे हैं, आप वहाँ के एक सर्विस होल्डर है, तो आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर इन जो भी मैंने आपको कहा इनको छोड़कर आप किसी भी दूसरे सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं तो आप इस लोन को अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये है मेनली SBI कस्टमाइज पर्सनल लोन स्कीम। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे ऐसे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।